प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के अंतर्गत एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए समझाएं। इस प्रश्न के बारे में आपको आज हम बता रहे हैं और भी इसके बाद एक आध प्रश्न आप लोगों को और भी बताऊंगा, सो आप लोग ध्यान से देखें। पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए, इस समय लगभग जो है गर्मी अत्यधिक पड़ने लगी है। आज का जो मौसम था वो मौसम बहुत गर्म था, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, भले ही विद्यालय में आप लोग आ रहे हैं तो वो चीज़ पढ़ाई का माहौल इस समय नहीं बन पा रहा, क्योंकि गर्मी के माध्यम से अभी तो कम से कम 15 दिन का जो समय है आपका, ये अप्रैल के महीने का, तो इसमें तो अभी कम गर्मी पड़ेगी, लेकिन मई के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाएगी, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों को आप धीरे से इसी प्रकार आप लोग देखते रहें, और मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो है एक एक प्रश्न को देखते रहें। तो देखिए, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल देंगे आप, एक संकर संकरण। कहते हैं कि एक संकर संकरण में क्या होता है कि विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य, विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य, मतलब एक संकर जो संकरण होता है तो क्या होता है, इसमें विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को एक संकर गुण या एक संकर संकरण कहते हैं। संकरण माने होता है गुण। जैसे लाल फूल वाले तथा सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए, इसी प्रकार आपका द्विसंकर संकरण हुआ। जब विपरीत लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाए। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी बताएं। कहते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में गुणसूत्र शब्द का प्रयोग जो है, वाल्डेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1888 में उन गहरी अभिरंजित क्षण सदृश रचनाओं के लिए किया था, जो केंद्रक में कोश का विभाजन के साथ दिखाई देती है। ये केंद्रक में पाए जाते
ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन में बनते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम का अर्थ है रंगीन काय। क्या है? इसका अर्थ है रंगीन काय। ठीक है ना। अब गुणसूत्रों की रचना के बारे में समझें आप। तो क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण, क्रोमोसोम का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा, किसके द्वारा? पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग, पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। किसके समान होती है? 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जो अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिडट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। क्रोमेटिडट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिडट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या 2 से अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं होती हैं, जिन्हें क्रोमेनीमेटा कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमेनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से समृद्ध होते हैं कि वे क्या होते हैं? वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। अब क्रोमेटिड डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। काय का बना होता है? डीएनए का और हिस्टोन का। डीएनए तथा हिस्टोन का, ये प्रोटीन का बना होता है। इसी डीएनए अणु की खंड जीन है, जो क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे में संयोजित रहे हैं। अब आपको बताया जाए गुणसूत्रों के कार्य। क्या है? गुणसूत्रों के कार्य। तो आनुवंशिकी में भूमिका, जो गुणसूत्रों की जो कार्य है, तो आनुवंशिकी में भूमिका क्या होती है? आनुवंशिकी में भूमिका गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं। जीन्स आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स जो है आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। नंबर 2, जनक की इकाई। गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। अब गुणसूत्रों के प्रकार होते हैं। ठीक है ना। तो गुणसूत्रों के जो प्रकार होते हैं, तो नंबर 1 में देखिए, कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। क्या कहलाते हैं? कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहलाते हैं। जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़ करके जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ये नर तथा मादा दोनों प्रकार के जीवों में समान होते हैं। लिंग गुणसूत्र, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं। दूसरा हुआ आपका लिंग गुणसूत्र। जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं या हेटेरोसोम कहते हैं। ये नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स तथा वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक या ऑटोसोम, कायिक कहते हैं या उसी को ऑटोसोम कहते हैं। मनुष्य में जो है 22 जोड़े कायिक कहला दीजिए या फिर ऑटोसोम, तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आपको बताएं, ये जो है आपका गुणसूत्र के अंतर्गत हुआ। अब जैसे आपको बताएं हम आपको कि ग्रेगर जॉन मेंडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। किस पर बताना है आपको? ग्रेगर जॉन मेंडल पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। तो आप एक हेडिंग डाल देंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना। जो मेंडल के द्वारा जो है इसकी टिप्पणी का
अवलोकन किया गया है। तो कहते हैं कि जीवों में वंशागति का मूल आधार यह है, जीवों में वंशागति का मूल आधार यह है कि प्रत्येक जीव की सभी संतान अपने माता पिता से समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त करती हैं। क्या करती हैं? आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त करती हैं। हम जानते हैं, क्या है कि हम जानते हैं कि यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। क्या है? यह आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अतः सभी संतति जीवों को प्रत्येक लक्षण के लिए माता व पिता में दोनों से डीएनए मिलता है। इसका अर्थ यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है कि प्रत्येक जीव में एक लक्षण के लिए दो विकल्प होते हैं। प्रत्येक जीव में एक लक्षण के लिए क्या है? दो विकल्प होते हैं, किंतु सामान्यतः इन दोनों विकल्पों या डीएनए प्रारूपों में से केवल एक ही उस लक्षण को प्रभावित करता है, दूसरा नहीं करता, केवल एक करता है। मेंडल ने सन 1900 ईस्वी में लक्षणों के इन विकल्पों की वंशागति के नियम प्रस्तुत किए। इसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या किया जाता है? आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है ना। मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ब्रून शहर में हुआ था। ब्रून शहर में एक किसान परिवार में इनका जो है जन्म हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार के थे। इनके पिता जो थे वो किसान वर्ग के थे और कहते हैं कि एक गिरजाघर में पादरी हो गए। ये क्या हो गए? ब्रून शहर में जब मेंडल ने सन 1847 क्या हुआ यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद, ये सन 1847 ईस्वी में मेंडल ब्रून शहर के एक गिरजाघर में पादरी हो गए, मतलब पुजारी जो कहलाते हैं। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं और मस्जिदों में मुल्ला जी होते हैं, और ऐसे ही ये जो है गिरजाघर में पादरी हो गए। वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय भी गए। अपने अवकाश के समय में गिरजाघर के बगीचे में मेंडल ने मटर के पौधों में संकरण के अनेक प्रयोग किए। क्या किए? मतलब खुद ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब पादरी गिरजाघर में पादरी हुए तो गिरजाघर के पीछे जो है एक उनका बहुत खूबसूरत बगीचा बना हुआ था गिरजाघर के पीछे। अब वो जो है खाली बैठे हुए थे और अचानक ही इनका एक दिमाग ऐसा चला कि जीव की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ये इनके दिमाग पर एक बोधरेशन गूंजा। तब इन्होंने जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, ये मन में जब इनके विचार उत्पन्न हुआ तो ये गिरजाघर के बगीचे में जब पहुँचे तो एकांत अवस्था पर बैठे हुए किसान वर्ग के बेटे थे ही। किसानी का इन्हें अनुभव पहले से ही था, अपने पिता के साथ रहे ये। तो इन्होंने जो है क्या किया कि बगीचे में जाकर के कुछ मटर के पौधों को लिया और इन्होंने ज़मीन पर रोपण कर दिया। ज़मीन को थोड़ा सा खोदा हो और उसके बाद उसमें पानी वानी डाल करके इस प्रकार से जो है उन्होंने अपनी विधि अनुसार एक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। तो उन्होंने जब ज़मीन पर डाले तो एक के साथ एक बीज मिलाया दिया और मिलाने के बाद आपने देखा कि कुछ समय के बाद उन दोनों पौधों के बीच में एक संकरण उत्पन्न हुआ। दोनों पौधों के दोनों बीजों के बीच में एक वहाँ पर जो है पौधा इन्हें दिखाई दिया। तो इन्हें आभास हो गया कि निश्चित है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। ये इन्होंने आभास किया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दुनिया के लोगों को ये एक आभास कराया, लेकिन इन पर भी तमाम प्रकार की कटाक्ष की गई कि जीव की उत्पत्ति जीव से नहीं होती है। इन्होंने मटर के पौधे पर निषेचन किया तो इन्होंने बताया। तो मेंडल ने मटर के पौधों में संकरण
के अनेक प्रयोग किए। लगातार 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने सन 1866 में आनुवंशिकी के नियमों की खोज की, किंतु उनके जीवन काल में वैज्ञानिकों ने इनके महत्व को नहीं पहचाना। मतलब और भी जितने वैज्ञानिक थे तो इन्होंने जो खोज की, जो बताया, तो इन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सन 1900 में 3 जो वैज्ञानिक ड्रीबीज, सेरमैक तथा कोरेंस ने इन नियमों की पुनः खोज की। तब इनका जो है इनके नियमों की आख्या की गई। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनना क्यों समझा? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है। मटर जो है बहुत कम समय में उगाता है। मेरे ख्याल से लगभग शायद 1 हफ्ते के अंदर ही ये अंकुरण उत्पन्न कर देता है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता भी होती है। इसमें क्या है, ये स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण कराने के फलस्वरूप इसमें अनेक प्रकार के बीज बनाने की समान क्षमता होती है। और मटर, तो मेंडल ने जो है मटर में विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं। मटर में क्या है, विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं तथा ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी समान प्रजनन क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो है अपने इस नियम आनुवंशिकी की जो खोज की, तो उन्होंने यहाँ पर जो है बताया, और उन्होंने बताया यहाँ पर कि जो है एकल लक्षण तथा प्रभावता का नियम, लक्षणों में पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपभ्रूहण का नियम। तो अब इन्होंने जो है इन नियमों पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब 2 लक्षणों के लिए जब जोड़ा विपरीत प्रयासों वाले पौधों के बीच जैसे संकरण कराया जाता है, तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को जो है प्रभावित नहीं करती है। उन्होंने ये चीज़ें बताई। अब इनके यदि नियम बताए जाएं तो जो है आप लोग जो है इस पर जो विशेष ध्यान दें। मैं आप लोगों को अगले वीडियो पर आप लोगों को जो है और ही निम्न प्रकार से प्रश्नों को जो है आपको बताऊंगा। सो आप लोग ध्यान दें और हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और देखिए, मैं लाइव के माध्यम से भी आप लोगों को हमेशा बताता हूं, तो आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, और इसी प्रकार से आप लोग कार्य करते रहें। मैं आप लोगों को नवीन प्रकार के आपको प्रश्नों को और उत्तर सहित आपको हल करते हुए बताता रहूँगा। जय श्री राधे राधे, धन्यवाद।